अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 34। चैप्टर नंबर 34 में बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हम अपने चैप्टर का नेम पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन। ये किसके थ्रू होगा? ल्यूकोसाइट्स के थ्रू। ल्यूकोसाइट्स को हम WBCs भी कहते हैं, ये आप सबको अच्छी तरह पता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स भी होते हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स भी होते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि ल्यूकोसाइट्स के आगे से टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। ये सारी ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट ल्यूकोसाइट की टाइप है। इसके अलावा एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम रेटिनुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी कहेंगे, या हमारे पास इसको मोनोसाइट मैक्रोफेज भी सिस्टम कहेंगे, या इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मोनोसाइट जो किस तरह मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, मतलब किस तरह हमारे पास मोनोसाइट जो है वो स्वेल होने के बाद मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हमारे पास ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में किस तरह अपना रोल प्ले करेंगे। या इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में जब हमारे से इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास हमारा डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास हमारी बॉडी हमेशा बैक्टीरिया वायरस से फंजाई पैरासाइट से एक्सपोज रहती है। जैसे कि हमारे पास ऑर्गन जो बताए हुए उन्होंने, हमारे पास स्किन है, माउथ है, रिस्पिरेटरी पैसेज है और इंटेस्टाइनल ट्रैक है और लाइनिंग में ब्रेन्स ऑफ आइज़ हैं और यूरेनियल ट्रैक है। ये हमेशा हमारे पास किससे एक्सपोज रहते हैं? बैक्टीरिया वायरस से। आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा इन्फेक्शियस एजेंट हमेशा हमारी बॉडी से एक्सपोज रहते हैं। तो अगर ये हमारे पास बॉडी के अंदर चले गए और मतलब पहले तो हमारी बॉडी में ये जो है हमारी बॉडी प्रिवेंट करती है कि हमारी बॉडी में ही जाएं ही ना, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में चले जाएं और हमारे पास उन डीपर ऑर्गन्स में या टिश्यूज़ में चले जाएं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लीथल इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन सब इफ़ेक्ट को जो है रोकने के लिए हमारे पास डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो बेसिकली यही है कि हमारे पास जो इन सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स से जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उससे बेसिकली आपको पता है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और टाइफाइड फीवर वगैरह कॉज होता है। बेसिकली इन सब के लिए हमारे पास WBCs हैं जो कि इन सब हमारे पास इन सब डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लाइकोसाइट्स को WBCs भी कहते हैं और ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो किसी भी हमारे पास हार्मफुल ऑब्जेक्ट या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को किस तरह किल करते हैं। सबसे पहले तो फेगोसाइटोसिस होती है। बेसिकली फर्स्ट रो यही होता है, फेगोसाइटोसिस। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है और हमारे पास सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं। ये वाला हमारे पास एक डिटेल में चैप्टर है लिम्फोसाइट्स वाला, हम इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा ना इन्होंने फेगोसाइटोसिस के ऊपर ही ज़्यादा इनका कंसर्न है, तो आपने फेगोसाइटोसिस को याद रखना है। अब हम ल्यूकोसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ल्यूकोसाइट को WBCs भी कहते हैं, ये आपको पता है। हमारे पास ये मोबाइल हैं क्योंकि जहाँ पे ये हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में बनने के बाद जो है ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और इन टिश्यू तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। तो ये क्या हुआ, इन शॉर्ट ये मोबाइल हुए। इसके अलावा जो है हमारे पास बोन मैरो में ग्रेन्युलोसाइट्स बनेंगे, मोनोसाइट्स बनेंगे, ठीक है, और फ्यू लिम्फोसाइट्स बनेंगे। लेकिन जो है लिम्फोसाइट जो है वो हमारे पास लिम्फ ऑर्गन जो इनके लिम्फ टिश्यूज़ हैं इनमें भी बनेंगे और बोन मैरो में भी बनेंगे। इसके अलावा जो RBCs है वो हमारे पास रियल वैल्यू ऑफ द RBCs इज़ दैट मोस्ट ऑफ देम आर specifically transported to the area of the serious infection and inflammation, therefore producing a rapid and potent defense against infectious agent, ठीक है। वैल्यू इसकी वेरी करती रहती है कि मतलब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी और जब हमारे पास इनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो तब इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं बेसिकली सीक आउट एंड डिस्ट्रॉय के किसी भी मूव करते रहते हैं, मतलब मोबाइल होते हैं, ब्लड में मूव करते हैं और किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल को देखते हैं या किसी भी किस्म का इनको सिग्नल आता है कि कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल आ गया है तो वो उसकी तरफ मूव करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूकोसाइट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ द WBCs हैं। ये आपको पता है कि हमारे पास WBCs की कौन सी नॉर्मली हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ WBCs हैं। तो हमारे पास आगे हम डिटेल में देखते हैं कि 6 टाइप्स इनमें से कौन कौन सी। एक हमारे पास है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। इनमें बेसिकली जो हमारे पास टाइप्स हैं इनको ये क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा होते हैं। RBCs में तो न्यूक्लियस जब वो मेच्योर होते हैं तब तो होता ही नहीं, लेकिन इसमें जो है ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले इसकी जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, मतलब इसके एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट जो हैं वो आगे से कौन कौन से हैं, मैंने तो इस तरह याद किया NEB।
ठीक है। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, इससे इनकी क्वांटिटी भी हमें याद रहेगी, मतलब इस सीक्वेंस होगा, पहले इस सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। ठीक है, NEB से मैंने याद किया है। ये हमारे पास है ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, अब जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स है उसमें बेसिकली हमारे पास मोनोसाइट्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, वो भी इसी तरह बनेंगे। इस तरह बनने का मतलब इनका ये है कि हमारे पास, आपको पता है, जैसे ही हेमाटोपोइटिक मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल था। ठीक है, उसने आगे से किस में डिवाइड हुआ, क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन। क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन के बाद वो हमारे पास किस तरह डिवाइड हुआ आगे से, क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से हमारे पास दो चीज़ें बनी थी। एक हमारे पास क्या बने थे, ग्रेन्यूलोसाइट्स बने थे और मोनोसाइट्स बने थे, और एक हमारे पास क्या बने थे, मेगा कैरियोसाइट्स से आगे से वो डिवाइड होकर प्लेट सेल्स बने। तो बेसिकली इनका जो सिस्टम है, ये इनकी जो जेनेसिस है, हम कह सकते हैं कि एक ही है प्लेटलेट्स और WBCs की। अब जो है ये हमारे पास बोन मैरो में बनेंगे। ठीक है, WBCs जो हैं और मेगा कैरियोसाइट से बनेंगे। ठीक है, ये भी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस हैं। अब जो है आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है ग्रेन्यूलोसाइट्स और मोनोसाइट जो है बेसिकली किस तरह किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को किल करते हैं। हमने देखा कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू करते हैं उसको, क्या कहते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करके उसकी भी किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को किल कर देते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास कुछ एंटी माइक्रोबियल और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं ये भी रिलीज़ होंगे। ये तब वैसे बेसिकली तो ये तब रिलीज़ होते हैं जब हमारे पास फैगोसाइटोसिस जो है वो अपना रोल प्ले, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स बैक्टीरियाज होते हैं जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू उनकी डेथ नहीं होती। तो ऐसे हमारे पास बैक्टीरियाज के लिए कुछ और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह या इस तरह के सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज़ होते हैं जो कि इनको किल कर देते हैं। ठीक है, सारी बात ये थी। अब नेक्स्ट हम इनकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे। वो पता है हमें कि नॉर्मली अडल्ट में कहते हैं कि 5000 से 11,000 तक पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में ये इतने इनकी प्रेजेंस होती है, लेकिन नॉर्मली एवरेज 70,000 है। ठीक है, अब RBCs का इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि RBCs में 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स माइक्रोलीटर। ठीक है, ये बात भी ठीक हो। अब न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी आपने याद रखनी है, वो सबसे ज़्यादा है, हमारे पास 62% है। ठीक है, उसके बाद एसिनोफिल्स हैं वो हमारे पास 2.3% है। वो इस तरह याद रखें कि 62 का 2 ये वाला और फिर उसके बाद 2 के आगे क्या आता है, 3। ठीक है, आगे एसिनोफिल वो उससे भी कम हो गए, तो हमारे पास ये क्या होगा कि 3 के बाद क्या आएगा, 4 लिख दिया और इससे पहले 0.0। ठीक है, इस तरह मैंने तो इस तरह याद किया। अगर आपके पास कोई और मेथड है आप उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं, रट्टा लगाएं अपने। या इसके अलावा हमारे पास मोनोसाइट्स हैं 4 है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, और 4 से बड़ा क्या है, 5, और 4 से छोटा क्या है, 3, तो 5.3, और लिम्फोसाइट का 30%। और इसके अलावा जो है हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, उनकी भी उन्होंने हमें क्वांटिटी बताई हुई है कि हमारे पास ये 15 लाख से 45 लाख तक इनकी क्वांटिटी होती है। 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक इनकी एवरेज रेंज होती है, और एवरेज बेसिकली 3 लाख तक प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जेनेसिस ऑफ WBCs क्या है। हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं उनकी आगे से वो कॉमेटेड स्टेम सेल में डिवाइड हो जाते हैं। वो आगे हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं या हमारे पास डिफरेंशियल इंड्यूसर्स होते हैं। ये सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो है इनके आगे से 2 माइलेज होती है, मतलब इनकी दो जेनेसिस होती हैं, 2 लीनेज होती हैं इनकी। हमारे पास एक माइलोसिटिक है और एक लिम्फोसिटिक है। एक से हमारे पास जितने सारे WBCs बनेंगे, ठीक है, और एक से हमारे पास क्या बनेंगे, एक से हमारे पास लिम्फोसाइट्स वगैरह बनेंगे। सो अब हम इनकी जेनेसिस ऑफ माइलोसाइट्स के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले जेनेसिस ऑफ माइलोसाइट्स में ये है कि हमारे पास सबसे पहले माइलोसाइट्स की जेनेसिस किस तरह स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट नंबर वाला है ये सबसे पहले हमारे पास, ये सबसे पहले वाला हमारा क्या है, हमारे पास माइलोब्लास्ट है। ठीक है, माइलोब्लास्ट के बाद ये हमारे पास क्या डिवाइड होके क्या बनाएगा, प्रोमाइलोसाइट बनाएगा। ठीक है, अब प्रोमाइलोसाइट के बाद ये हमारे पास क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट। इसको हम क्या कहेंगे, मेगा कैरियोसाइट। अब जो 4 वाला है वो हमारे पास क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिल मायोसाइट। और जो 4 वाला आगे से डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाएगा, यंग न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स। अब जो 6 वाला है वो हमारे पास क्या बनाएगा, बैन न्यूट्रोफिल्स मेटामाइलोसाइट्स। और 7 वाला हमारे पास क्या बनाएगा, 7 वाला हमारे पास बनाएगा मैच्योर न्यूट्रोफिल्स। इस तरह हमारे पास इओसिनोफिल का सारा है। इओसिनोफिल ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, इओसिनोफिल बनेगा। इससे हमारे पास 8 वाला हमारे पास है इओसिनोफिल माइलोसाइट्स है, उससे हमारे पास डिवाइड हो गया, आगे से वो बनेगा
आगे से हमारे पास इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट्स और आगे से ये हमारे पास मैच्योर माइलोसाइट बनेगा। इसी तरह इसी हमारे पास ये सारी जो स्टेज है ये भी किसके थ्रू होगी, ये हमारे पास एंड पे क्या हमारे पास बन जाएगा, बेजोफिल बन जाएगा ये भी सारा एंड से। और ये हमारे पास ये सारी लीनियज जो होगी इसमें हमारे पास क्या बन रहे हैं, मोनोसाइट्स का सारा पाथवे है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये सारा हमारे पास लिम्फोसाइट्स है। ये लिम्फोसाइट्स किस तरह बनेंगे ये अभी आप ना भी करें, जेनेसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स इसमें नहीं पूछे जाते क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लिम्फोसाइट्स को। तो सब पहले जेनेसिस ऑफ माइलोसाइट्स को ही आप अगर अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए बहुत इनफ है ये, ठीक है। लेकिन आपने इसको याद करना है, ये येलो है, ये पूछा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जेनेसिस ऑफ माइलोसाइट्स को ड्रॉ करें। अब जो है ये जो सारी ये 1 2 3 4 ये सारी जो है हमारे पास पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख लें तो आपको इजी रहेगा। अब जो हमारे पास माइलोसिटिक लीनेज है ये हमने देखा कि हमारे पास ये माइलोब्लास्ट, ये फर्स्ट वाला माइलोब्लास्ट से स्टार्ट हो रही थी और ये दूसरा हमारे पास लिम्फोसिटिक लीनेज है और ये हमारे पास लिम्फोब्लास्ट से स्टार्ट हो रही थी। ये माइलोब्लास्ट और ये लिम्फोब्लास्ट से स्टार्ट हो रही थी। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास जो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ये बात भी ठीक है। और लिम्फोसाइट्स एंड द प्लाज्मा सेल्स आर इन लिम्फोजीनियस टिश्यूज सच एज लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स यहाँ भी बनते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बोन मैरो में भी बनते हैं लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स का सॉरी ये लिम्फोजीनियस सेल्स यानी लिम्फोसाइट जो है और प्लाज्मा सेल्स हैं, इनका थोड़ा हमारे पास पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, WBC से। अब हम WBC जो है वो फॉर्म्ड इन द बोन मैरो और वहाँ पे बोन मैरो में स्टोर रहेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में, वैसे तो थोड़े बहुत सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ये मूव करते रहते हैं, रोमिंग करते रहते हैं, लेकिन जैसे इनकी मतलब इनको कोई भी केमिकल्स या सिग्नल जाता है तो फिर ये वहाँ से जो स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे कि हमारे पास जो WBCs इन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि नॉर्मली अबाउट 3 टाइम्स एज मैनी WBCs आर स्टोर्ड इन द बोन मैरो एज सर्कुलेट इन द ब्लड, ठीक है। देखें WBCs 3 टाइम्स स्टोर्स होते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द ब्लड में जितने भी हमारे पास रोम कर रहे होते हैं। दिस क्वान्टिटी रिप्रजेंट्स अबाउट अ 6 डेज सप्लाई ऑफ दिस RBCs, मतलब ये हमें इन्होंने बताया हुआ है कि इतने अगर हमारे पास 3% जो है वो ज़्यादा बोन मैरो में स्टोर हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल 6 डेज़ तक कोई भी इन्फेक्शंस आता है, मतलब आया है कोई भी इन्फेक्शन, तो अब 6 डेज़ तक ना WBCs जो स्टोर्ड फॉर्म में है वो ही इन बैक्टीरिया को किल करेंगे, मतलब हमें बोन मैरो को नए WBCs बनाने का मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो भी हमारे पास बोन मैरो में ही बनेंगी। ये बेसिकली आगे से डिवाइड होंगे, मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो बोन में ही स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होंगे, प्लेटलेट्स बनाएंगे, थ्रोम्बोसाइट्स बनाएंगे, जो बेसिकली इनका काम क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब लाइफ स्पान ऑफ WBCs क्या है कि हमारे पास जो है ग्रेन्यूलोसाइट्स जितने भी हैं NEB, ठीक है, आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो इज़ नॉर्मली 4 to 8 सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, ठीक है। इतने घंटे तक 4 to 8 आवर्स सर्कुलेटिंग ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे और फिर अनदर 4 to 5 डेज इन टिश्यूज़ और फिर उसके 4 to 8 आवर्स के बाद भी 4 to 6 डेज तक टिश्यू में मतलब मूव करते रहेंगे जहाँ उनकी ज़रूरत होगी। सो बेसिकली क्या हुआ, 6 डे ऑलमोस्ट लाइफ स्पैन हो गया इसका WBCs का। अब जो है लेकिन हम यहाँ पे इन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इनकी जो अगर किसी भी किस्म का सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर जाहिर है इनकी जो है इनका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और ये मतलब टिश्यू में जाके, मतलब वैसे तो टिश्यू में हमारे पास कितने 4 to 5 डेज़ रहते थे, लेकिन टिश्यू में जाकर ये इनकी डेथ जो है 4 to 5 डेज़ से पहले हो जाएगी, मतलब क्योंकि अब इन्होंने इन्फेक्शन को किल करना है। वैसे तो 4 to 5 अगर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं आता तो फिर ये 4 to 5 डेज़ तक टिश्यू में रह के तो फिर अपनी क्या कर लेंगे, अपने आप को किल कर लेंगे, वरना ये हमारे पास 4 to 5 डेज से पहले इनकी डेथ हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कि मोनोसाइट जो है इसका जो है हमारे पास टाइम जो है बेसिकली ना, ये मोनोसाइट जो होते हैं ये ग्रेन्यूलोसाइट से ज़्यादा हमारे पास इनका लाइफ स्पैन होता है। वो इनका लाइफ स्पैन इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इस तरह होता है कि हमारे पास ये 10 to 20 आवर्स के लिए ब्लड में रहते हैं और फिर वहाँ पे मूव करने के बाद वो कैपिलरीज से मूव करते हुए टिश्यू में जाएंगे और टिश्यू में जाके ना वो अपने आप को स्वेल कर लेंगे, उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और वो हमारे पास टिश्यू मैक्रोफेजेस बनाएंगे, ठीक है। और ये मैक्रोफेजेस इनका फंक्शन जो है वो न्यूट्रोफिल से भी ज़्यादा होगा फैगोसाइटिक फंक्शन के लिए, ठीक है। आगे हम मैक्रोफेज टिश्यू मैक्रोफेज के डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये MCQs में भी आया था। जो है हमारे पास मैं आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट 24 UHS क्वेश्चन था ना, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि जो हमारे पास जो मोनोसाइट्स है वो चेंज होके अपनी वो किस शेप में चेंज हो जाते हैं, मतलब मोनोसाइट्स की मॉडिफिकेशन होके वो क्या बन जाते हैं। तो उसमें फिर हमारे पास मैक्रोफेजेस था, टिश्यू में उनकी मॉडिफिकेशन होकर वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है कि इधर हमारे पास लिम्फोसाइट्स का ये उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ये लिम्फ जो है हमेशा लिम्फोसाइट्स जो इन लिम्फ में हमेशा ड्रेन होते रहते हैं लिम्फ नोड से, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो लिम्फ है ये हमारे पास ब्लड है और ये हमारे पास लिम्फ है। तो ब्लड में से लिम्फ में से जितने भी लिम्फ में बेसिकली WBCs होते हैं, ठीक है। WBCs होते हैं या कुछ अदर जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं। तो WBCs जो है वो मूव करके ब्लड की तरफ चला जाएगा और ब्लड में से जितने भी हार्मफुल वगैरह सब ऑब्जेक्ट थे या वेस्ट ऑब्जेक्ट थे वो लिम्फ में चला जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा पर्पज़ होता है कि WBC से फिर वो किस में WBC जो लिम्फ से कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। ये बात भी होगी। बाकी प्लेटलेट्स के इन्होंने 30,000 प्लेटलेट्स हैं और ईच डे बनेंगे, ठीक है। और ये इनका जो है 10 डेज़ लाइफ स्पैन है। आगे हम बात करेंगे जो है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब ये भी आपका एलो है, ठीक है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है हमारे पास, इट इज़ मेनली द न्यूट्रोफिल्स एंड द टिश्यू मैक्रोफेजेस दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया। बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस हैं, जब न्यूट्रोफिल्स जो है अपना काम मतलब बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सबसे पहले कोई बैक्टीरिया आया है ना तो उस न्यूट्रोफिल ने सबसे पहले उसके ऊपर इफेक्ट करना है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास न्यूट्रोफिल है। उसके बाद वो बैक्टीरिया उससे बच के चला गया है या बैक्टीरिया की कुछ हमारे पास फैगोसाइटोसिस हुई है या कुछ पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस नहीं हुई, तो अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं। मोनोसाइट्स की बात नहीं कर रही, मैक्रोफेजेस की बात कर रही हूँ, वो मोर पावरफुल होते हैं देन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो अब उसको बैक्टीरिया जो है वो किल कर देगा, कौन, मैक्रोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब हम देखते हैं ये सारा प्रोसेस ये क्या है कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आर मिच्योर सेल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास इतने मिच्योर होते हैं कि ये ब्लड में ही मूव करते हुए किसी भी किस्म के बैक्टीरिया को या हार्मफुल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको किल कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं इनकी लाइफ जो है वो स्टार्ट तो ब्लड मोनोसाइट से ही होती है, क्योंकि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, होते तो मोनोसाइट्स ही हैं लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं और ये हमारे पास इतने एक्टिव नहीं होते। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक्टिव नहीं होते बल्कि इतने एक्टिव नहीं होते कि वो जितना न्यूट्रोफिल्स ने बैक्टीरिया को किल किया था उतना नहीं कर सकते, उसके कम रेशियो में वो जो है बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास टिश्यू में जाएंगे अपने वो स्वेल अप होंगे, मैक्रोफेजेस बनेंगे, तो वो हमारे पास ज़्यादा बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया जो ज़्यादा बड़े साइज़ के बैक्टीरिया हैं उनको भी किल करेगा, या फिर जो मोर पावरफुल बैक्टीरिया हैं जिनको न्यूट्रोफिल किल नहीं कर पाएगा उनको भी किल करेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो टिश्यू स्पेसिस में किस तरह मूव करते हैं। वो बेसिकली हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है फिनोमेना डायपैडिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास मैंने बताया था कि जो हमारे पास RBCs हैं उनकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी मतलब इलास्टिक सी होती है। इस तरह RBCs की मेम्ब्रेन भी इलास्टिक होती है और WBCs की मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी इलास्टिक होती है। तो ये हमारे पास क्या है देखें, एंडोथीलियल लाइनिंग है, ये हमारे पास ये सारी क्या है, एंडोथीलियल लाइनिंग है। एंडोथीलियल लाइनिंग में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है। तो WBCs जो है ये मूव करते हुए मतलब मार्जिनेशन पहले यहाँ पे अटैच होते हैं एंडोथीलियल लाइनिंग के साथ, इनकी मार्जिनेशन, इसको मार्जिनेशन कहेंगे, और फिर ये मूव करते हुए स्क्वीज आउट करते हुए मूव कर जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास किसी भी किस्म का कीमोटैक्सिक फैक्टर आता है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ द कीमोटैक्सिक फैक्टर्स होते हैं। अब कीमोटैक्सिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हमारे पास किसी भी किस्म का हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स आया है या हमारे पास कोई भी वेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने फैगोसाइटोसिस करवानी है, तो ऐसे कुछ हमारे पास कीमोटैक्सिक सोर्सेज होते हैं जो हमारे पास रिलीज़ होते हैं, ठीक है, रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जाके जितने भी हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, और उनमें जो स्पेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती, मतलब आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और फिर वो हमारे पास इससे हमारे पास ज़्यादा WBCs मूव करते हैं, ठीक है, टिश्यू की तरफ। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एमेबॉइड मोशन भी है कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के हैं वो टिश्यू में मूव करते हैं, उनकी एक एमेबॉइड मोशन भी होती है। मतलब बेसिकली सीलियरी मोशन जो है वो अपने मतलब खुद मूव करते हुए ही चले जाते हैं, बेसिकली इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है।
अब वाइट ब्लड सेल्स आर मैंने जहाँ पे आपको यहाँ पे जो शॉर्ट सी बात बताई है ना, ठीक है, यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जितने भी मैनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन द टिश्यू कैन कॉज बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस टू मूव टुवर्ड द सोर्स ऑफ द केमिकल, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस वो प्रोसेस है जो हमारे पास WBCs को मूव करवाता है किसकी तरफ, इंजर्ड एरिया की तरफ, या जहाँ पे किसी भी किस्म के हार्मफुल ऑब्जेक्ट या आए हुए हैं या फॉरेन ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। तो हमारे पास जो है जब हमारे पास ब्लड जो टिश्यू होता है इन्फ्लेम्ड होता है, यानी किसी भी किस्म के हार्मफुल ऑब्जेक्ट जब उसमें आ जाते हैं या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से वो इन्फ्लेम हो गया है, तो हमारे पास डजन्स ऑफ डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट जो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ये कीमोटैक्टिक फैक्टर जो क्या करते हैं, WBCs को अपनी तरफ मूव करवाना शुरू करते हैं। अब जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं वो बहुत से काइंड के भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया बैक्टीरियल और वायरल टॉक्सिन्स भी हो सकती हैं, या हमारे पास जो किसी भी डीजेनरेटिव प्रोडक्ट यानी इन्फ्लेम्ड टिश्यू जो है उसको, जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद जब बैक्टीरिया हमारे पास जो अपना हमारी बॉडी होती है वो रिकवरी की तरफ जाती है, तो कुछ ऐसे हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनकी हमारे पास बॉडी में से जिनको डिस्ट्रॉय करना या उनको मूव आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे के लिए हमारे पास WBCs आएंगे। WBCs इन्फ्लेम्ड जो टिश्यूज़ होंगे या बैक्टीरिया होंगे, इनकी जो डिजेनरेटिव प्रोडक्ट्स होंगे इन्फ्लेम्ड टिश्यू का, इन सबको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। या इसके अलावा हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हम अगले चैप्टर में लिम्फोसाइट वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे पास कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा। ये इसके अलावा हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी हमारे पास एक्टिवेट करवाएंगे, किसको, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को। अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। यहाँ पे एक इन्होंने इंपॉर्टेंट सी छोटी सी बात बताई हुई है कि जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं ना वो इतने इफेक्टिव हैं कि अगर 100 माइक्रोमीटर अवे भी कोई भी किस्म का मतलब बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं और ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास सारी कैपिलरीज थी, ठीक है। अब ये कीमोटैक्टिक फैक्टर जो हैं ये कहाँ थे, स्टोर थे, टिश्यू में थे ना, बेसिकली टिश्यू में ही होंगे ना, ये कीमोटैक्टिक स्टोर नहीं होंगे वैसे टिश्यू में होंगे ना। तो ये हमारे पास जैसे ही WBCs, ठीक है, ये हमारे पास WBCs इस कैपिलरी में भी, इस कैपिलरी में, इस तरह इतने ज़्यादा सारी कैपिलरीज ये प्रेजेंट होंगी। तो अब जो ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स है ना, ये अगर इनसे कोई भी WBCs कितने 100 माइक्रोमीटर अवे भी प्रेजेंट होगा ना, तो इसने भी ये इतने डिस्टेंस अवे भी WBCs को अपनी तरफ मूव करवाएंगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मतलब हमें 100 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस का इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास टिश्यू से कोई भी किस्म का ब्लड वेसल, जो किसी भी किस्म की ब्लड वेसल अवे होती है ना टिश्यू से, टिश्यू और ब्लड वेसल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली 50 माइक्रोमीटर का होता है। तो हमें 100 माइक्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बेसिकली 50 माइक्रोमीटर पे मैसेज पे ही WBCs आना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस चैप्टर में फैगोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई है, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी चैप्टर नंबर 2 की, तो आपको फैगोसाइटोसिस इजीली समझ आ जाएगी कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है क्या, होती किस तरह। तो बेसिकली हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का मेजर फंक्शन क्या है कि वो फैगोसाइटोसिस करवाएगा। आप फैगोसाइटोसिस को होगी सेलुलर इंजेक्शन ऑफ अफेंडिंग ऑब्जेक्ट, मतलब सेल को अपने अंदर मूव, किसी भी किस्म के अपने लार्ज पार्टिकल को सेल अपने अंदर मूव करवाएगा, ठीक है, वेजिकल की फॉर्म में होते हैं। और ये हमारे पास लाइजोसोम्स हमारे सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइजोसोम जो है ये इस जो वेजिकल है इसके साथ अटैच होकर अपने सारे जो हमारे पास साइटोलिटिक एंजाइम्स है वो इसके अंदर रिलीज़ करेंगे, और बैक्टीरिया जो इसके अंदर कोई भी किस्म का टॉक्सिन है वो इसको क्या, लाइजोसोम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेसिकली ये है बात है। तो एक बात इन्होंने हमें यहाँ बताई हुई है कि अगर हमारे पास ज़ाहिर है हमारे अपने जो यूज़फुल सेल्स हैं और हार्मफुल जो सेल हैं उनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना, तो तभी तो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं वो उन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। नहीं तो इस तरह तो हमारे हर सेल्स के ऊपर लाइसोसोम्स एक्ट करके उनकी डेथ स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जितने भी टिश्यूज़ होते हैं ये स्मूथ नेचर्स के होते हैं, जो भी किसी किस्म की फैगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करते हैं। जो हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना ये रफ सर्फेस के होते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो हमारे पास जितने भी हमारे अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन कोट्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर बेसिकली प्रोटीन कोट नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के ऊपर प्रोटीन कोट होते हैं। तो उनके फैगोसाइटोसिस के नहीं, उनको कोई और प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उनकी हमें उनको किल करवाते हैं,
ठीक है। तो सेकेंड इसमें क्या होगी, हमारे पास इस प्रोटीन कोड की बात होगी। थर्ड जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप इसको बस थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर में हम वैसे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, हमारे पास इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पाथवे बताती हूँ कि हमारे पास देखें, ये थी हमारे पास, ये ब्लड में ना एंटीबॉडीज़ मूव कर रही थी। ठीक है। और ये हमारे पास आया किसी भी किस्म का, ब्लड में ही आया किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, या ब्लड के आउटसाइड आया किसी भी किस्म का बैक्टीरिया। अब इसके ऊपर लगे हुए हैं रिसेप्टर। ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ जाके अटैच हो जाएंगी इन, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ ने किसके साथ अटैच होना है, सॉरी दोबारा बताती हूँ आपको मैं, ये है हमारे पास किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, और ये है हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़। ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ ने इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट किया कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसके ऊपर ये एंटीबॉडीज़ जाके हो गई अटैच। अब ये एंटीबॉडीज़ जब जाके अटैच हुई हैं, तो हमारे पास जितने भी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर लाइसोसोम ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट है, या जितने भी हम एक बात कर लेंगे WBCs हैं, ये WBCs हैं, इनके ऊपर लगे हुए हैं रिसेप्टर। ठीक है। अब ये वाली एंटीबॉडीज़ ने इस रिसेप्टर को जैसे ही देखा कि ये तो मतलब हमारे जैसे ही हैं, तो इन रिसेप्टर के साथ जो है ये आगे अटैच हो गए। अटैच होने की वजह से फिर इनकी क्या होगी, फेगोसाइटोसिस होगी, और सेल जो है वो अंदर मूव कर गया। सो बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडीज़ का ये रोल है फेगोसाइटोसिस करवाने में। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कैस्केड है, ये लिम्फोसाइट, जो हमारे पास अगला चैप्टर हम लिम्फोसाइट्स का डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें ये सारी ऑप्सोनाइजेशन और ये कॉम्प्लीमेंट कैस्केड इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अब आप इसमें बस इतनी सी छोटी सी बात समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स के थ्रू फेगोसाइटोसिस किस तरह होगी, कि जैसे ही न्यूट्रोफिल्स जो है वो टिश्यू के अंदर एंटर होगा। ठीक है। तो ये टिश्यू के अंदर एंटर होने से पहले ही मिच्योर होगा। ठीक है। तो ये अगर हमारे पास किसी भी किस्म का ब्लड जो है, सॉरी, हार्मफुल ऑब्जेक्ट इसको टिश्यू से बाहर भी अगर नज़र आएगा, तो इसकी ये क्या कर देगा, डेथ कर देगा। लेकिन अगर अब ये फॉर एग्जांपल जो है, अब ये neutrophils entering the tissue are already matures, they can immediately become phagocytosis on approaching a particle to the phagocytosis। अब ये phagocytosis का प्रोसेस बताने लगी हूँ मैं आपको, वो इसको ध्यान से देखिएगा। phagocytosis का प्रोसेस ये किस तरह होगा, कि पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि फिर ना हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे। देखें, अब ये हमारे पास है बैक्टीरिया। ठीक है। और ये है हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स ने क्या करना है, ये सारे न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अब जो ये है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया था, ये है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। तो अब न्यूट्रोफिल्स ने क्या करना है कि ये पहले तो जाके इस बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स थे ना, उनके साथ ये जाके अटैच हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे कि अपनी ना, ये इनकी एक मतलब सूडोपोडिया इनकी बॉडी में से निकलेगा। ये सूडोपोडिया जो एक बॉडी से निकलेगा, फॉर एग्जांपल इस का सूडोपोडिया यहाँ से निकला है, दूसरी का सूडोपोडिया यहाँ से निकला है, इसका सूडोपोडिया यहाँ से निकला है, दूसरी का सूडो, मतलब इनके सूडोपोडिया ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे। ठीक है। ये इस तरह निकलेंगे कि मैं आपको ना दो का बताती हूँ। ये है हमारे पास बैक्टीरिया और ये है हमारे पास दो न्यूट्रोफिल। इसका सूडोपोडिया निकलेगा इधर से और इसका सूडोपोडिया निकलेगा इधर से, और इतने ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रोफिल के सूडोपोडिया निकलते जाएंगे और वो एक दूसरे को मतलब इसकी सारी इसको कवर कर लेंगे और इसके ऊपर एक चैम्बर बना लेंगे। ठीक है। तो ये अब जो है वो सूडोपोडिया जो है इन्होंने मीट किया है वन एंड अदर एट द ऑपोजिट डायरेक्शन देखिए क्रिएट, एंड इसके बाद इन्होंने चैम्बर बनाया है। चैम्बर बनाने के बाद ये इतने WBCs में जितने भी से फैगोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं, जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं, इन्होंने रिलीज़ कर दिया, और उन्होंने फिर क्या कर दिया, जितने भी उसकी मेम्ब्रेन को, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को क्या किया, उन्होंने किल कर दिया, और जितने भी उसके अंदर वेसिकल्स हैं या जितने भी उसके DNA वगैरह थे, उनकी लाइसोसोम, उसने फिर लाइसोसोम ने उनको किल करके उनकी सारी क्या कर दी, उसकी डेथ कर दी। सो ये बात ही हमारे पास इस तरह फ्री फ्लोटिंग वेसिकल्स हमारे पास बनेंगे न्यूट्रोफिल्स के थ्रू। अब इधर इन्होंने बताया हुआ है, मैं आपको एक बात दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास एक माइक्रोबी, हमारे पास द बैक्टीरिया। अब एंटीबॉडीज़ जो थी हमारे पास द ब्लड में मूव कर रही थी, एंटीबॉडीज़ ने आके अटैच कर दिया इन माइक्रोब के साथ। ठीक है। अब जैसे ही ये किसी भी WBCs के पास किया या WBCs इसके पास आया, क्योंकि इसकी वजह से कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होंगे, WBCs के पास आया, इसने देखा इसके ऊपर तो एंटीबॉडीज़ लगे हुए हैं जो कि मेरे रिसेप्टर से मिलते जुलते हैं, तो ये इन रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो जाएंगे एंटीबॉडीज़। ठीक है।
तो अब क्या होगा कि जैसे ही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैच हो जाएंगी रिसेप्टर के साथ, तो अब ये जो फेगोसोम है यानी जो पार्टिकल है या वेजिकल है जिसकी हमारे पास फेगोसाइटोसिस होनी है, उसको हम फेगोसोस कहेंगे, सोम कहेंगे। उसकी फेगोसाइटोसिस या उसकी एंडोसाइटोसिस हो गया, वो सेल के अंदर मूव होगा और फिर हमारे पास बैक्टीरिया के WBCs के अंदर तो पहले से लाइसोसोम प्रेजेंट है। अब इस लाइसोसोम ने जाके अटैच होना है इस फेगोसोम के साथ, और अपने जितने भी लाइसोसोम से वो इसने फेगोसोम के साथ अंदर रिलीज़ कर दिए। अब जो लाइसोसोम ने इस फेगोसोम को या इस बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसकी एक्सोसाइटोसिस होंगी और जितने भी हमारे पास माइक्रोबियल डेब्रिस हैं ये वेजिकल की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा पाथवे था किसका, ये हमारे पास पाथवे था हमारे पास न्यूट्रोफिल्स ने किस तरह फेगोसाइटोसिस करवानी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो न्यूट्रोफिल है सिंगल, वो हमारे पास 30 to 20 बैक्टीरिया को किल करवा सकता है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमारे पास फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस के थ्रू फेगोसाइटोसिस किस तरह होगी। हमारे पास ये पता है, हमें पता है कि जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं बेसिकली ये हमारे पास किसके मोनोसाइट्स के एंड प्रोडक्ट है, यानी मोनोसाइट जो है ब्लड में जैसे टिश्यू में एंटर होंगे तो ये स्वेल होके क्या बनाएंगे हमारे पास मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं किसके, न्यूट्रोफिल्स के, और ये हमारे पास 100 बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं, ठीक है। उसने 20 बैक्टीरिया को किल किया था और इसने 100 बैक्टीरिया को भी किल कर देना। और इसके अलावा ये ज़्यादा बड़े साइज़ के बैक्टीरिया, वायरस या कुछ ऐसे पार्टिकल्स को भी किल कर सकता है, जैसे कि होल WBCs को अपने अंदर इंगल्फ करके वह इसको किल कर सकता है। या हमारे पास ये पैरासाइट्स को भी किल कर सकता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया को ही किल करता था लेकिन ये पैरासाइट्स को भी किल कर देता है, ठीक है। ये सारा हमारे पास मैक्रोफेजेस का पाथवे था। अब हमारे पास जैसे ही फेगोसाइटोस पार्टिकल जो है वो अंदर आ गया है यानी उसकी एंडोसाइटोसिस हो गई है, अब उसके ऊपर जो है उसकी हमने देखना है कि उसकी ब्रेकडाउन कैसी होगी उस फेगोसोम की। जैसे ही वो हमारे पास अंदर आया तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास कुछ लाइसोसोम्स प्रेजेंट थे या ग्रेन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट थे किसके, मैक्रोफेज के, ठीक है। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये लाइसोसोम जो है वो जल्दी जल्दी से अटैच हो जाएंगे किसके साथ, हमारे पास लाइसोसोम के साथ। ये हमारा फेगोसोम था और ये लाइसोसोम सही, इसने जल्दी जल्दी से अटैच होना और अपने लाइसोसोम्स को इसके अंदर रिलीज़ कर देना। और लाइसोसोम के अंदर जो है हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होंगे या हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स होंगे, इन्होंने बैक्टीरिया को किल कर देना है। और ये हमारे पास अब क्या कहलाएंगे, अब जो हमारे पास फेगोसाइटोटिक वेजिकल जो है इसको हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव वेजिकल, ठीक है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल्स और द मैक्रोफेजेस कंटेन एन अबंडेंस ऑफ लाइसोसोम फिल्ड विद द प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, स्पेशली बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसकी नेचर जो आउटसाइड जो होती है वो प्रोटीनी नेचर होती है, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इस प्रोटीन ऊपर वाली उनकी मेम्ब्रेन को जो है क्या करते हैं, किल कर देते हैं, या पूरे के पूरी अगर हमारे पास बैक्टीरिया प्रोटीनी नेचर है ना तो उसको किल कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि हमारे पास कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर तो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है लिपिड की। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स हैं उनके अंदर तो हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीलिटिक एंजाइम थे। अब यहाँ पे तो हमें चाहिए लाइपेज एंजाइम। तो अब ये होगा कि मैक्रोफेजेस, कुछ मैक्रोफेजेस के अंदर के एंजाइम्स के पास लाइपेज एंजाइम भी होंगे जो इसकी मेम्ब्रेन को किल करके, मतलब इसकी मेम्ब्रेन को रिमूव करके इसकी डेथ को स्टार्ट कर देंगे। सो आगे हम देखते हैं वो हमारे पास क्या है कि न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस कैन किल बैक्टीरिया। बेसिकली जब हमारे पास फेगोसाइटोसिस एक तो ये हो गई हमारे पास, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो लाइसोसोम्स इस के अंदर प्रेजेंट है ना, जो लाइसोसोम ने इन बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन करवानी है, कुछ बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन के लिए वो लाइसोसोम्स नहीं रिक्वायर होते, उनकी के लिए कोई और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीज़ रिक्वायर होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास कुछ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं उनके अंदर जो हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स भी होते हैं जो कि इस तरह के बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स जो इन्होंने बताया हुआ है कि वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली उसमें पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। वो हमारे पास फेगोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसको किल कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हमारे पास पेरोक्सोसोम है, वो हम पेरोक्सोसोम जो है वो आपने ऑर्गेनेली पढ़ी हुई है, आपको पता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले हमारे पास सुपर ऑक्साइड हो सकता है, ये इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है या हाइड्रोक्सल आयन, ये बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। ये सारे जो तीनों हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बहुत लीथल होते हैं किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ इन लाइसोसोम में ना इंजाइम्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है। ये इंजाइम है, इसने क्या करना है कि जो रिएक्शन है बिटवीन द H2O एंड क्लोराइड आयन, यानी
O2 और प्लस क्लोराइड आयन के मतलब एंजाइम जो है उसको मेलोपेरोक्सीडेज जो एंजाइम है, ठीक है, अब वो वाला हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या करना है, हाइपोक्लोराइट जो है वो बना देना है, जिसकी जो हमारे पास बैक्टीरिया सीडल है, मतलब बैक्टीरिया को के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसकी किलिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैक्टीरिया की किलिंग के लिए। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस जो होता है, इनके ऊपर जो कोट्स होते हैं वो लाइसोसोमल डाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं, मतलब लाइसोसोम से भी इनकी डाइजेशन नहीं होती, तो ये बेसिकली अपनी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस से इनकी डेथ नहीं होती, तो इनके लिए हमारे पास कोई और पाथवे होगा जिसके थ्रू इनकी डेथ होगी। और बेसिकली अगर इनकी डेथ ना हो सके तो हमारे पास कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत हार्मफुल डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है, जैसे कि टीबी। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए कोई भी पॉइंट यूज़फुल हुआ हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।